बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर पाक 522 के शार्ट लेक्चर नंबर 14 के साथ 13 लेक्चर्स हम अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर चुके हैं। ये 14वां लेक्चर है। अगर आप हमारे चैनल फारिग मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। देखें कि कितनी मेहनत के साथ हम ये लेक्चर जो है वो आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी 1 से लेकर 9 तक जो है वो हमने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। लेक्चर 9 की डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी 10 से लेकर 15 तक जो है वो हम इंशाल्लाह ताला लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल देंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। और कोई मसला परेशानियां तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जो 14वां लेक्चर है इसमें हम जो टॉपिक होगा वो हमारा है अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान बन गया तो उसमें ज़ाहिर बात है कि जो मुल्क है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई कानून की आइन की ज़रूरत होती है। तो हम देखेंगे कि शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि आइनी तरक्की हुई थी पाकिस्तान में 1947 से लेकर 1956 तक, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि 1947 की आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो है उसने बहुत सारे जो इमीडिएट एंड क्रिटिकल टास्क ऑफ फ्रेमिंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान जो है उसने कोशिश की कि अपना जो एक आइन है वो फ्रेम करने की कोशिश की, जो कि बहुत अहमियत और बहुत ज़रूरी था। सिंस पाकिस्तान वाज क्रिएटेड अंडर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो बना था तकसीम के बाद। किसकी तकसीम के बाद? जो बरतानवी इंडिया था यानी बरतानवी हिंदुस्तान जो था उसकी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना था। इट इनिशियली कंटिन्यू टू ऑपरेट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखें वहाँ पे जो बरतानवी बरसगीर था वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके तहत जो थी वो हुकूमत चल रही थी। वहाँ पे वो आइन जो था वो फॉलो कर रहे थे, अडाप्टेड विद मॉडिफिकेशंस। तो पाकिस्तान ने भी यही किया कि शुरुआत के दिनों में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो कुछ तब्दीलियों के साथ अपना जो आइन था उसको चलाने के लिए इसी को इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। द पीरियड फ्राम 1947 टू 1956 रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन फेज इन विच पाकिस्तान स्ट्रगल्ड। तो ये जो पीरियड है इसमें पाकिस्तान ने जो है वो स्ट्रगल की थी। किसके लिए स्ट्रगल की थी? आइनी जो फेज़ था, आइनी जो थी आइन के लिए स्ट्रगल किया कि आइन जो है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बनाना चाहिए। डिफ़ाइन इट्स पॉलिटिकली आइडेंटिटी, और कैसा आइन होना चाहिए जो इसकी सियासी शनाख्त को डिफ़ाइन कर सके। बैलेंस इस्लामिक आइडियालॉजी विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, और जो जमहूरी असूल थे उनको इस्लाम की जो नज़रियात थी उनके साथ मिलाकर उनको बैलेंस किया जाए, ऐसा एक कानून होना चाहिए, ऐसा एक आइन होना चाहिए। रिजॉल्व प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स, और जो सूबों के दरमियान झगड़े थे उनको हल कर सके। बिल्ड कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल एलिट्स, तो और जो बड़े बड़े सियासी पार्टियां थी उनके दरमियान जो है वो हम आहंगी पैदा कर सके। दिस एरा एंड्स विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 था। और ये सारा जो दौर था वो कहाँ पे एंड हुआ? वो 1956 का जो पहला कानून था, आइन था पाकिस्तान का, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ये एरा जो है वहाँ पे जाके एंड हुआ। रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के दिनों में जो था वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही आइन जो है वो चल रहा था। एट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, पाकिस्तान का अपना कोई कानून नहीं था आज़ादी के फ़ौरन बाद। देयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिकेम द टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको आर्जी तौर पर एक आइनी फ्रेमवर्क के तौर पर अडॉप्ट कर लिया गया, उसको जो है वो उसका सहारा ले लिया गया। वाई इट वाज अडॉप्टेड, इसको क्यों अडॉप्ट किया गया? लैक ऑफ एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन अमंग पॉलिटिकल लीडर्स। तो देखें शुरुआत में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो किसी एक आइन पर मुतफिक नहीं हो रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी नीडेड, तो जो इंतज़ामिया की जो कंटिन्यूटी थी वो ज़रूरी थी। ठीक है, फेमिलियर स्ट्रक्चर फॉर ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, तो जो ब्यूरोक्रेट थे और जो जज वगैरह थे वो ज़ाहिर बात है कि वो बरसगीर से थे, तो उनके लिए एक फेमिलियर जो उनको एक हम आहंग एक स्ट्रक्चर था, हम आहंग एक आइन था, उसकी ज़रूरत थी। तो 1935 का जो एक्ट था वो उससे हम आहंग थे, उसको जानते थे। मॉडिफिकेशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस की गई। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें रेफरेंस टू ब्रिटिश क्राउन रिमूव्ड, तो जो बरतानिया का ताज था, बरतानवी ताज था, उसको रिमूव किया गया। उसके जो रेफरेंस थे जो उन्होंने वहाँ पे किए हुए थे कानून या आइन 1935 में, जो उनकी असलाहत थी उनको रिमूव कर दिया गया। गवर्नर जनरल रिप्लेस्ड वाइसराय,
तो गवर्नर जनरल जो था उसने वायसराय को रिप्लेस कर दिया। वायसराय जो था वो अंग्रेज़ों का था, तो पाकिस्तान में गवर्नर जनरल जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया वायसराय से। पाकिस्तान बिकेम अ सोवरेन डोमिनियन, तो पाकिस्तान जो था वो एक आज़ाद और हाकमियत वाली स्टेट बन गई। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। तो 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसने शुरुआत में जो इंतज़ामिया की स्टेबिलिटी थी वो प्रोवाइड की, क्योंकि फ़िलहाल तक कोई भी आइन नहीं था तो पाकिस्तान ने उसी का सहारा लिया। एक्टेड एज इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल 1956, तो 1956 के आइन तक इसने एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम का क्या मतलब है कि दोगला टाइप के, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग करके पाकिस्तान ने इस एक्ट को 1935 के एक्ट को जारी रखा। बेसिस फॉर अर्ली गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो जब आज़ादी मिली तो उस वक्त तक कोई कानून नहीं था, तो देखें कि वहाँ पे बहुत ज़रूरत थी अर्ली गवर्नेंस की, यानी कि जो इंतज़ामिया थी गवर्नमेंट की उसको चलाने के लिए जो रूल्स और आइन्स की ज़रूरत थी, तो वो इसने प्रोवाइड की थी 1935 के जो इंडिया एक्ट है। इसके अब की फीचर्स पढ़ते हैं कि 1935 का जो इंडिया एक्ट है उसकी नुमाया खसूसियात क्या थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये जो 1935 का इंडिया एक्ट था ये इंडिया में बरतानवी लोगों ने, अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बहुत ही आम फहम जो था वो आइनी कानून था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 पाकिस्तान अडॉप्टेड, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1947 के बाद पाकिस्तान ने कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ तब्दीलियाँ करके इसको अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था अपने आइन के जो तौर पर इसको जारी रखा। बिलो आर द डिटेल्ड फीचर्स ऑफ द एक्ट, ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं, जैसा कि सबसे पहले फेडरल सिस्टम। द एक्ट प्रपोज द फेडरल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ, तो इसमें जो निज़ाम हुकूमत था इसने वफाकी निज़ाम हुकूमत मुतारफ़ कराया था 1935 का जो एक्ट था। इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगी, ठीक है, एक मरकज़ी हुकूमत होगी और उसके इर्द गिर्द सूबे होंगे और रियासतें होंगी। आल दो द फेडरेशन वाज नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड बिफोर पार्टीशन, पाकिस्तान अडॉप्टेड द फेडरल आइडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो चीज़ थी आज़ादी से पहले, हालांकि ये जो फीचर था वो अपनाया नहीं गया था, ये फेडरल सिस्टम वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ये नहीं अपनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस आज़ादी के बाद इसको अपना लिया, ठीक है। पर्पज़ क्या है कि टू डिवाइड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, तो इसका जो पर्पज़ था वो ये था कि सेंटर और सूबों के दरमियान, जो मरकज़ और सूबों के दरमियान जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया जाए, टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, और जो इंतज़ामिया का मुत्तहद होना है वो उसको मेंटेन रखा जाए। इफ़ेक्ट इन पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग सेंटर डोमिनेटेड प्रोविंसेस, तो यहाँ पे मरकज़ था वो स्ट्रॉन्ग था और प्रोविंसेस थे वो सूबे जो थे वो खुद मुख्तार थे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिमेंड लिमिटेड, लेकिन जो खुद मुख्तारी थी सूबों की वो एक हद तक थी। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वाज अ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, रेलवेज। तो जो मरकज़ी हुकूमत थी वो सारे जो मेन अदारे थे वही कंट्रोल करती थी, जिस तरह के दिफा का, खारजा पॉलिसी, करेंसी, कम्युनिकेशन और रेलवे का जो निज़ाम था। इंपॉर्टेंस क्या थी, ब्रिटिश रूलर्स वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू मेंटेन पॉलिटिकल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। तो जो बरतानिया के हुक्मरान थे वो ये चाहते थे कि सेंटर जो है, मरकज़ जो है वो मजबूत होना चाहिए और उसका जो कंट्रोल है, स्टेबिलिटी है, वो सूबों पर जो है वो असरअंदाज होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे कि प्रोविंसेस हैड वीक अथॉरिटी, तो जो सूबे थे उनके पास कमज़ोर अथॉरिटी थी। स्मॉलर प्रोविंसेस फियर डोमिनेशन बाय सेंट्रल लीडरशिप, और जो छोटे सूबे थे उनको ये डर था कि जो मरकज़ी कमांड है वो ये ना हो कि उन पर डोमिनेशन यानी कि गलबा हासिल कर ले। दिस इशू लेटर बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट्स इन पाकिस्तान। तो ये इशू जो था बाद में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आइनी झगड़ा बना बाद में। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवेंशियल एटोनॉमी। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोवेंशियल एटोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये जो एक्ट था उसने पहली दफ़ा सूबों की खुद मुख्तारी को इंट्रोड्यूस करवाया। प्रोविंसेस रिसीव्ड अथॉरिटी ओवर एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, प्रोवेंशियल मिनिस्ट्रीज़। तो जो सूबे थे उनको खुद मुख्तारी दे दी गई, किस सूरत में, तालीम में, ज़राअत में, सेहत में, लोकल गवर्नमेंट और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं सूबे की, जो वजारतें हैं उनके लिए। इलेक्टेड मिनिस्टर्स कुड रन प्रोवेंशियल डिपार्टमेंट्स, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो जो है वो सूबों के अदारे हैं उनको चला सकते हैं। गवर्नर्स पावर, डिस्पाइट अटानमी प्रोविंशियल गवर्नर्स को डिसमिस मिनिस्ट्रीज, सस्पेंड असम्बलीज, यूज़ एमरजेंसी पावर।
तो देखें कि गवर्नर पावर जो थी वो ये थी कि वो वजारतों को डिसमिस कर सकते थे, असम्बलीज़ को तोड़ सकते थे और एमरजेंसी पावर भी नाफज कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। द गवर्नर जनरल बिकेम द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी इन द सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो सबसे हैवी अथॉरिटी थी वो गवर्नर जनरल थी। पावर्स इंक्लूडेड अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स। तो इसके पास कौन कौन सी पावर्स थी? वज़ीरों को अपॉइंट करना, गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता था, डिफेंस और फाइनेंस, दफा और जो माशियात के जो एरियाज थे उनको कंट्रोल करना, अप्रूविंग लेजिस्लेशन और कोई भी कानून साजी है उसको अप्रूव करना, डिक्लेयरिंग एमरजेंसी और एमरजेंसी को नाफिज करना। इन पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नर जनरल बिकेम एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल। तो पाकिस्तान जो था आज़ादी के बाद उसमें जो गवर्नर जनरल थी उसकी बहुत ज़्यादा जो थी ताकत थी और बहुत ज़्यादा अहमियत थी। एग्जाम्पल्स क्या हैं? गुलाम मोहम्मद डिज़ाल्व द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली इन 1944। जो गुलाम मोहम्मद था उसने 1954 में कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को तोड़ दिया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बिकेम स्ट्रॉन्गर दैन लेजिस्लेचर। तो देखें ये जो अथॉरिटी थी गुलाम मोहम्मद ख़ान ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कानून साजी से, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या है? द एक्ट प्रपोज द टू हाउस फेडरल लेजिस्लेचर। तो टू हाउस फेडरल लेजिस्लेचर है, इस एक्ट ने जो है वो मुतारफ़ करवाया। एक अपर हाउस था जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी, एक लोअर हाउस था जिसमें फेडरल असम्बली थी। पर्पज़ क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंसेस, सूबों को की नुमाइंदगी करना, लॉ मेकिंग एट फेडरल लेवल और वफाकी सतह पर कानून साजी करना। प्रॉब्लम क्या थी? द फेडरल लेजिस्लेचर सिस्टम वाज नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड बिफोर पार्टीशन। और पार्टीशन से पहले ये जो फेडरल लेजिस्लेचर वाला सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट या लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर्स वर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। तो जितनी भी पावर्स थी उनको 3 लिस्टों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले फेडरल लिस्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। तो ये चीज़ें जो थी फेडरल लिस्ट में जो चीज़ें आ रही हैं वो सेंटर कंट्रोल, मरकज़ कंट्रोल करता था। जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, करेंसी है, प्रोवेंशियल लिस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो मरकज़ कंट्रोल करता था। तो सूबे क्या क्या कंट्रोल करते थे? पुलिस को, हेल्थ को, एजुकेशन को, कंकरेंट लिस्ट। तो तीसरी लिस्ट जो थी वो कंकरेंट लिस्ट थी जो दोनों मरकज़ भी और सूबे भी कंट्रोल करते थे। बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस कुड लेजिस्लेट। तो इस पे सेंटर, मरकज़ और सूबे दोनों कानून साजी कर सकते थे। इसमें कंकरेंट लिस्ट में वो चीज़ें शामिल थी। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द एक्ट एस्टेब्लिश द फेडरल कोड इन 1937। इस एक्ट ने 1937 में फेडरल कोर्ट, वफाकी अदालत का इनकाद किया। फंक्शंस क्या थे? फंक्शन इसके ये थे: इंटरप्रेट लॉ, यानी लॉ को इंटरप्रेट लोगों के लिए आसान बनाना, कानून को नाफिज करना। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर। मरकज़ के दरमियान और सूबों के दरमियान जो झगड़े थे फेडरल कोर्ट का काम था उनको सॉल्व करना। प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और जो आइनी फ्रेमवर्क था उसकी हिफाजत करना। इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, इंपॉर्टेंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस थी? इट बिकेम द बेसिस फॉर पाकिस्तान जुडिशियल स्ट्रक्चर एंड लेटर इवॉल्व्ड इनटू द सुप्रीम कोर्ट। तो देखें ये जो अदलिया का स्ट्रक्चर था पाकिस्तान के लिए, इस चीज़ ने उसके लिए बुनियाद प्रोवाइड की। बाद में ये चीज़ जो है वो थोड़ी जो है वो तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतारफ़ करवाया गया। एमरजेंसी पावर्स क्या है? द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स को डिक्लेयर एमरजेंसीज, ठीक है। गवर्नर जनरल और जितने भी गवर्नर्स हैं वो एमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं। ड्यूरिंग एमरजेंसी प्रोविंशियल एटोनॉमी कुड बी सस्पेंडेड। तो एमरजेंसी के दौरान जो सूबों की खुद मुख्तारी है उसको ख़त्म किया जा सकता है। सेंट्रल अथॉरिटी इंक्रीज्ड, जो मरकज़ी पावर है, मरकज़ी अथॉरिटी है वो बढ़ जाती है। सिविल लिबर्टीज़ कुड बी रिस्ट्रिक्टेड, और जो सिविल के जो आज़ादियाँ वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जिस तरह के पर आज के दौर में लॉकडाउन वगैरह लगते हैं, इस तरह की चीज़ें। पर्पज़ क्या है? ब्रिटिश वांटेड टू सुप्रेस पॉलिटिकल अनरेस्ट क्विकली। तो जो पॉलिटिकल सियासी गहमा गहमी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो चाहते थे ब्रिटिश के उसको सुप्रेस किया जाए, उसको दबाया जाए। अफेक्ट इन पाकिस्तान, दिस ट्रेडिशन स्ट्रेंथेंड अथॉरिटेरियन रूल फॉर इंडिपेंडेंस। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स एंड अदर्स वोटेड सेपरेटली। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता के आया हूँ कि हर कम्युनिटी जो है वो अपना लीडर, अपना नुमाइंदा चुन सकती है और उसी को वोट देगी। ब्रिटिश जस्टिफिकेशन क्या थी इसके रिलेटेड? प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी राइट्स। तो इसमें जो अक़लियतों सॉरी इसमें जो अक़लियतें हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। क्रिटिसिज्म क्या है? इंक्रीज कम्यूनल डिवीजन, वीकेंड नेशनल यूनिटी। इससे जो कौमी इत्तेहाद है वो कमज़ोर हो जाना था, ठीक है। ये जो चीज़ें थी। लिमिटेड डेमोक्रेसी, although elections were introduced, democracy remained limited.
हालांकि इलेक्शंस का इनकाद किया जाता था, लेकिन जो जमहूरियत थी वो फिर भी महदूद थी। रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? लिमिटेड वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर की इंस्टीट्यूशंस। तो जो अहम अदारे थे वहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी वोटिंग के लिए, ठीक है, और जो कानून हकूक थे वोटिंग के लिए वो भी बहुत लिमिटेड थे। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान 1947 से 1954। फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी? इस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये किस एक्ट के अंडर इसका इनकाद हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इनिशियली 69 मेंबर्स थे, लेटर इंक्रीज ड्यू टू रिफ्यूजी माइग्रेशन। तो बाद में जो लोगों की हिजरत के आने की वजह से शुरू में इसके 69 मेंबर्स थे, बाद में इसके मेंबर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया। टास्क इसका क्या था? फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन विद इन रीज़नेबल टाइम। तो महदूद टाइम में जो टाइम गिवन था उसमें पूरे क्या पूरा जो आइन था उसको फ्रेम करना, उसको बनाना। मेजर इश्यूज़ क्या थे? डेथ ऑफ कायद आज़म एंड लियाकत अली ख़ान। 1948 में कायद आज़म की डेथ हो गई थी और लियाकत अली ख़ान की 1951 में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी इन दोनों के फौत होने की वजह से, मतलब सियासी तौर पर जो थी वो गहमा गहमी हो गई। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान का झगड़ा जो था। लैक ऑफ कंसेंसस ऑन इस्लामिक वर्सेस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग चाहते थे कि ये रियासत जो है वो इस्लामी होनी चाहिए और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। तो डिलेज इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था उसमें डिलेज आ रहे थे। डिलेज की रीज़न क्या थी? लीडरशिप क्राइसिस थे, यानी जो लीडरशिप थी, कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान फौत हो चुके थे। प्रोवेंशल राइवलरीज और सूबों के दरमियान जो आपस की लड़ाई थी। डिबेट्स ऑन रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, और जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान चाहता था कि पूरे पाकिस्तान पर हमारे नुमाइंदों की हुकूमत हो, वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि हमारे नुमाइंदों की हुकूमत हो। वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, और जो सियासी अदारे थे वो भी वीक हो गए। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट 1950। फॉर्मेशन फॉर्म्ड इन 1949 टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसका काम भी 1949 में यह बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी फ्रेमवर्क तैयार करना था। की फीचर्स क्या थे? इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम रिकमेंड किया, ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम जो है वो इसने रिकमेंड किया। इस्लाम टू द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आइन की बुनियाद होगी वो इस्लाम होगी। फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड, और इसने जो वफाकी स्ट्रक्चर है, वफाकी साख्त है, उसको इसने प्रपोज किया था कि ये होनी चाहिए। बाई कैमरल लेजिस्लेचर सजेस्टेड, बाई कैमरल कानून साजी इसने कहा था कि होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंटर फेवर्ड, और इसने भी फेवर की थी कि जो मरकज़ है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या थी? अंडर रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो जो मशरक़ी पाकिस्तान था उसमें जो था वो उनको अंडर एस्टिमेट किया गया था, उनके बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई थी इसमें। लैंग्वेज इशू इग्नोर्ड, जो ज़ुबान के इशू थे वो इग्नोर कर दिया गया। बंगाली डिमांड नॉट एड्रेस्ड, तो जो बंगालियों की डिमांड थी उसको इसने मुखातब नहीं किया था, उस पर इसने कोई भी बात नहीं की थी। सेंट्रल डोमिनेंस क्रिटिसाइज्ड, तो जो मरकज़ी गलबा था उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। रिजेक्शन कैसे हुई? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्राम ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा इसको अपोजिशन हुई। मास डिसफेक्शन अमंग पॉलिटिकल ग्रुप्स, और जो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स के थे उनके दरमियान जो थी वो डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे। आउटकम क्या था? रिपोर्ट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये जो रिपोर्ट थी फर्स्ट रिपोर्ट बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट वो फिर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकी। रिक्वायर्ड रिवीजन लेड टू सेकंड रिपोर्ट, तो इसमें जो थी वो दोहराई की ज़रूरत थी, चीज़ों को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी। तो इसने क्या किया, फिर दूसरी रिपोर्ट की तरफ इसने रहनुमाई कर दी। सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट 1952। इसके की फीचर ये थे कि अटेम्प्टेड टू एड्रेस अर्लियर क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसने क्या किया कि जो पहली रिपोर्ट पर जो तनकीद की गई थी उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की। मोर बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड, इसने कहा कि वफाकी जो निज़ाम हुकूमत है वो होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन एडजस्टेड स्लाइटली बिटवीन ईस्ट एंड पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो जो इसने नुमाइंदगी का चीज़ें दिखाई थी, जो नुमाइंदगी का इसने निज़ाम बनाया था उसके ज़रिए से मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो गई थी। इस्लामिक प्रोविजन स्ट्रेंथड, जो इस्लाम के कवानीन थे उसको मज़ीद मजबूत किया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम प्रपोज्ड, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम प्रपोज किया गया। फेलियर रीज़न, ये भी फेल हो गई थी। कंटिन्यू डिससेटिस्फैक्शन फ्राम ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान की वजह से ये इसका फेलवर हुआ।
नो एग्रीमेंट ऑन रिप्रेजेंटेशन फार्मूला, जो इसने नुमाइंदगी का फार्मूला दिया था वो उस पर एग्रीमेंट नहीं हो सका। पॉलिटिकल डेडलॉक परसिस्टेड, लैक ऑफ कंसेंसस अमंग प्रोविंसेस, सूबों के दरमियान वही लड़ाइयाँ झगड़े ये वो। आउटकम क्या थी कि रिपोर्ट फेल्ड टू गेन अप्रूवल, तो ये रिपोर्ट भी फेल हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डीपेंड, और जो आइनी क्राइसिस थे वो ज़्यादा हो गए। लेड टू डेवलपमेंट ऑफ बोगरा फार्मूला, तो इसने क्या किया कि इसने बोगरा फार्मूला जो था उसकी तरफ इसने रहनुमाई कर दी कि आप एक तीसरी रिपोर्ट की तरफ चले जाएं अगर इसमें भी आपका काम नहीं हो रहा है। तो देखें पहली रिपोर्ट भी जो है वो नहीं हुई, दूसरी भी नहीं हुई, अब तीसरी की तरफ चलते हैं। थर्ड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट बोगरा फार्मूला 1953 से 1954, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने करवाई थी इसको इंट्रोड्यूस। की फीचर्स क्या थे इसमें? बाई कैमरल लेजिस्लेचर ही था, अपर हाउस इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्राम प्रीवेंसेस, लोअर हाउस पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो जो अपर हाउस था उसमें तमाम सूबों की जो नुमाइंदगी थी वो बराबर थी, और लोअर हाउस में जिसकी आबादी ज़्यादा थी उसको रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा मिलती। स्ट्रेंथन ऑफ फेडरल बैलेंस, तो जो वफाकी निज़ाम हुकूमत था उसको मज़ीद मजबूत किया गया। इस्लामिक प्रोविजंस रिटेंड, इस्लाम के जो असूल थे वो रखे गए दोबारा। गवर्नर जनरल पावर रिड्यूस स्लाइटली, और गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी उसको थोड़ा कम किया गया। अटैम्प्ट टू बैलेंस ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, दोनों मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तानों को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश की गई। तो आउटकम्स क्या थे? इनिशियली वेलकम्ड एज कंप्रोमाइज़, तो शुरू में तो इसका खुशामदीद इसको बोला गया। प्रोवाइडेड होप फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, तो थोड़ी सी उम्मीद जागी कि कोई आइनी एग्रीमेंट जो है वो उस पर लोगों का इत्फाक हो सकता है। हाउ एवर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूड, लेकिन जो सियासी गहमा गहमी थी वो जारी रही। नेवर फुली इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू 1954 पोलिटिकल क्राइसिस, तो 1954 में कोई पोलिटिकल क्राइसिस आ गया तो जिसकी वजह से ये फुली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर चैलेंज फेस बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान। The Constituent Assembly of Pakistan faced numerous political, administrative and constitutional challenges between 1947 and 1954। तो जो पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली थी उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे पहले लीडरशिप क्राइसिस, पाकिस्तान लॉस्ट इस मेजर फाउंडिंग लीडर्स वेरी अर्ली। तो जो पाकिस्तान था उसने अपने जो की लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, वो शुरू में ही खो दिए थे। इफेक्ट्स क्या हो गया? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज्ड, जो सियासी गहमा गहमी है वो बढ़ गई। लीडरशिप जो आई थी वो कमज़ोर थी उनके बाद, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्लो डाउन, और जो आइन साजी का काम था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। विदाउट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कंसेंसस बिकेम डिफ़िकल्ट, और कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गए। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान डिस्प्यूट, दिस वाज द मोस्ट सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो जो ये जो था पाकिस्तान ईस्ट मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान झगड़ा, ये बहुत ज़्यादा आइनी तौर पर ये बहुत बड़ा इशू था। जो मशरक़ी पाकिस्तान था उसकी आबादी ज़्यादा थी, डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, तो वो चाहते थे कि हमारे उसी हिसाब से जो सियासी हकूक़ हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। वेस्ट पाकिस्तान जो था पॉलिटिकल लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी डोमिनेटेड गवर्नमेंट, जो वेस्ट पाकिस्तान था वो चाहता था कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पास हो, ब्यूरोक्रेसी हमारे पास हो। मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या थी? रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, ईस्ट पाकिस्तान डिमांड्स रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी आबादी ज़्यादा थी, वो चाहते थे कि जो नुमाइंदगी है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर हो। वेस्ट पाकिस्तान की डिमांड क्या थी? वो चाहते थे कि पैरिटी यानी इक्वल सीट्स होनी चाहिए, जितनी उनको दें उतनी ही इधर दें। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कंटिन्यू, तो देखेंगे इन फिर डिमांड्स की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था वो जारी रहा, मसले का कोई हल ना निकला, ठीक है, और वो गहमा गहमी जो है वो उसी तरह रही। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, लैंग्वेज बिकेम अ मेजर नेशनल इशू, ज़ुबान जो थी वो बहुत ही एक कौमी अहम मसला बन गई। गवर्नमेंट डिसीजन उर्दू डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज, उर्दू जो थी उसको कौमी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया। रिएक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान, बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन स्ट्रांगली अपोज दिस डिसीजन, तो जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोलते थे उन्होंने इस फैसले को बहुत ज़बरदस्ती के साथ जो है वो अपोज़ किया। बंगाली डिमांड, बंगाली शुड आल्सो भी नेशनल लैंग्वेज, बंगाली जो लोग थे उन्होंने डिमांड की कि बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। इक्वल कल्चरल रिकॉग्निशन कॉन्सिक्वेंस, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन ईस्ट पाकिस्तान लैंग्वेज मूवमेंट ऑफ 1952 इंक्रीज रीजनल टेंशन, तो देखें फिर लैंग्वेज
ज़ुबान तहरीक चली 1952 में ज़ुबान के रिलेटेड के कौन सी ज़ुबान होनी चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ने एहतजाज किए और जो खित्ते में टेंशन का निज़ाम था वो ज़्यादा हो गया। इस्लामिक वर्सेस सेकुलर स्टेट डिबेट, लीडर्स एग्रीड अबाउट द आइडियोलॉजिकल नेचर ऑफ पाकिस्तान, रिलीजियस स्कॉलर्स वांटेड इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन शरिया बेस्ड लाज। तो जो इस्लामी स्कॉलर थे, मजहबी स्कॉलर थे, वो चाहते थे कि कानून जो है, जो आइन है वो इस्लामी होना चाहिए, शरीयत को नाफज करना चाहिए, इस्लामिक गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और तमाम जो हुकूमत है उसके असूल जो है वो इस्लामी होने चाहिए। मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर चाहते थे कि डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री स्टेट, वो चाहते थे कि जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, वो चाहते थे कि जो है वो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए आइन का, कि अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी चाहें तो वो ईज़िली कर सकें। तो इस वजह से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिले आए। प्रोवेंशियल अटानमी इशू, स्मॉलर प्रोविंसेस फियर्ड सेंट्रल डोमिनेशन, जो छोटे सूबे थे उनको डर था कि जो मरकज़ी हुकूमत है वो गलबा ना हासिल कर ले। प्रोविंसेस इंक्लूडेड पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वान, बलूचिस्तान। प्रोविंसेस कंसर्न्स अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो सूबों का ख्याल था कि जो ज़राए हैं उनके दरमियान जो तकसीम है वो इक्वल नहीं है, वो किसी सूबे को ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है। एक्सेसिव पावर्स ऑफ सेंटर, सूबों को ये था कि सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर है। लैक ऑफ लोकल अथॉरिटी यानी कि सूबों के पास अथॉरिटी जो है वो बहुत कम है। रिफ्यूजी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, पार्टीशन क्रिएटेड मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो जो पार्टीशन थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में जो हैं क्राइसिस आए थे। चैलेंजेस क्या थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो हिजरत करके आए थे, उनके पास घरों की कमी थी, उनके पास माशी तौर पर वो स्टेबल नहीं थे, और ट्रेंड स्टाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इंतज़ामिया का जो ट्रेंड स्टाफ था वो भी नहीं था। तो असम्बली पे क्या इफ़ेक्ट हुआ कि गवर्नमेंट फोकस्ड मोर ऑन सर्वाइवल इशूज़ दैन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो कानून साजी के बजाय उन्होंने फिर लोगों की जो खैर वाफियत है उन पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, बजाय के कानून साजी पर। वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान लेक्ड मेच्योर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो पाकिस्तान में अभी तक भी जो जमहूरी अदारे हैं जो मेच्योर हैं, जो अच्छी तरह सोच समझ के फैसले करते हैं, वो अभी भी काम में। प्रॉब्लम्स क्या थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ वर वीक, जो सियासी पार्टियाँ थी वो कमज़ोर थी। नो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस, और आइन का कोई भी रिवाज नहीं था। फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, और जो सियासी लोग थे उनकी आपस में आम तौर पर लड़ाइयाँ होती थी। तो ब्यूरोक्रेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम हाईली पावरफुल, तो जो ब्यूरोक्रेसी थी और फौज थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। रीजंस क्या थी, पॉलिटिशियंस वीक थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम आफ्टर पार्टीशन, जो इंतज़ामिया का निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा खला उसमें आ गया पार्टीशन के बाद। ब्यूरोक्रेसी गेंड इन्फ्लुएंस ओवर, तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा असर डाल दिया पुलिसी डिसीजंस पर, यानी कि जो पुलिसियाँ वगैरह बनती हैं, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था उस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था, सिविलियन डेमोक्रेसी वीकेंड, तो जो सिविलियन जमहूरियत थी वो कमज़ोर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, तो बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही थी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल तरक्की जो थी, आइनी तरक्की जो थी वो बहुत कम थी। नेक्स्ट हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली 1954। इवेंट क्या था, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिज़ाल्व द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली इन 1954। जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद था उसने 1954 में कॉन्स्टिट्यूट असम्बली को डिज़ाल्व किया। रीजंस क्या थे, फेलियर टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, जारी बात है कि जब उनसे आइन नहीं बन रहा तो फिर उन्होंने उसको डिज़ाल्व करना था। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन असम्बली में जो एतमाद था वो बहुत कम था उनका। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी गहमा गहमी, लीगल कंट्रोवर्सी, रेजोल्यूशन चैलेंज इन कोर्ट, तो फिर जो उसने डिज़ाल्व किया इस असम्बली को तो उन्होंने जाके चैलेंज कर दिया इस चीज़ को अदालत में। फेडरल कोर्ट लेटर अपहेल्ड गवर्नर जनरल्स एक्शन मौलवी तमीज़ुद्दीन केस इनडायरेक्टली जस्टिफाइड एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान 1955 से 1956 तक फॉर्मेशन क्या था, एस्टेब्लिश्ड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट असम्बली, तो जब फर्स्ट असम्बली को डिज़ाल्व किया गया तो ये असम्बली बनाई गई। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, तो ये इनडायरेक्टली जो लोग थे उनको इलेक्ट किया गया। मोर कंट्रोल्ड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो इसमें जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था वो ज़्यादा कंट्रोल था। मेजर वर्क क्या था, फाइनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसने जो आइनी काम था उसको फाइनल किया। सेटल फेडरल स्ट्रक्चर, और वफाकी जो साख थी उसको सेटल किया। रिजॉल्व रिप्रेजेंटेशन इश्यूज़, और जो नुमाइंदगी के इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व किया।
की अचीवमेंट इसकी क्या थी कि पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, और इसने 1956 का जो आइन था उसको पास करवा लिया, जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी। अब लास्ट पे हमारे पास है द पीरियड फ्राम 1947 टू 1956 वाज मार्क्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अनसर्टेन है। तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा गैर आइनी चीज़ें थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और जो अदारे थे वो कमज़ोर थे। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद भी जो थी वो इतनी ज़्यादा कमेटीज़ बनी, इतने ज़्यादा पॉलिटिकल फार्मूलेज बने, लेकिन फिर भी जो है वो कोई अच्छा आइन जो है वो नहीं बन सका। फाइनली अंडर द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पाकिस्तान अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956, पाकिस्तान डिक्लेयरिंग पाकिस्तान एज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने जो पाकिस्तान का पहला कानून आइन था 1956 का, उसको डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ऐलान किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मुतारफ़ कराया, फेडरल स्ट्रक्चर उसमें हुआ, फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन्स और जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ थे वो मुतारफ़ करवाए गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जब लेक्चर ख़त्म होता है। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।